क्रम, मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति का। जब महाराष्ट्र की राजनीति की बात करूं तो इस समय शरद पवार जी जो है सुर्खियों में है, क्योंकि उन्होंने बारामती में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे जी को जो है लंच पे बुलाया था और दोनों ने ही जो है आने के लिए मना कर दिया। इसके कुछ ही दिन पहले जो है वहाँ पर जरांगे की सभा में जो है एसआईटी गठित की गई है और उसमें बारामती का ही नाम बार बार आ रहा था। कहीं इसके पीछे का राज तो ये नहीं है, और भी क्या राज है, क्या उनकी गूगली थी, इसी पर हम चर्चा करेंगे। आज हमारे सहयोगी सुभाष काली जी जो राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, एडवोकेट हैं, हम इसे जानेंगे कि पवार साहब का जो इस तरह का जो गूगली रहता है किस तरह का होता है और उनका लंच में बुलाने का मकसद क्या था, क्योंकि बारामती में अजीत दादा का कार्यक्रम था और उसमें मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जाने वाले थे। सर क्या कहेंगे सर पवार साहब के इस गूगली का? आपका स्वागत है हमारे चैनल में। देखो क्या है, बारामती पवार साहब का गढ़ है, ये तो सब जानते हैं, सबको पता है। पिछले 30 साल से बारामती लोकसभा के ऊपर पवार साहब का अंकुश है, उनका कंट्रोल है। वो चुन के आ रहे हैं, वो नहीं तो उनकी बेटी सुप्रिया। तो और अब अजीत पवार शरद पवार से अलग होने के बाद बारामती में पहली बार महारोजगार मेळावा अजीत पवार जी ने अरेंज किया है। इसका मतलब है कि वहाँ के बारामती के युवा को नौकरी का देना, उनके लिए बड़ा एक रोजगार मेळावा आयोजित करना और उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, ये इतना बड़ा कार्यक्रम महारोजगार मेळावा वहाँ पे आयोजित हो रहा है। हर कई कंपनियां के लोग वहाँ आएंगे, गवर्नमेंट जॉब्स होंगे, प्राइवेट कंपनीज के जॉब्स होंगे, सबका कॉरपोरेशंस के जॉब होंगे, ऐसे वो महा मेळावा उधर ऑर्गेनाइज हो रहा है। और इसकी पूरी मेहनत, इसका पूरा श्रेय अजीत पवार जी को जाता है। और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे और देवेंद्र जी फडणवीस उप मुख्यमंत्री, वो दोनों वहाँ जाने वाले हैं, कार्यक्रम होने वाला है। तो ऐसे में एक तरफ ये है और दूसरी तरफ अनाउंसमेंट हो गई है कि सुनेत्रा पवार, मिसेस अजीत पवार, वो लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। कल सुप्रिया सुळे ने भी अपना कैंडिडेचर डिक्लेयर कर डाला कि मैं इच्छुक हूँ, मैं लड़ना चाहती हूँ और मैं लड़ूंगी बारामती। इसका मतलब जैसे हमने पहले वीडियो बनाया था कि नणंद और भाभी में ये टक्कर होने वाली है और कांटे की टक्कर, और ये कांटे की टक्कर होगी। तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे बैकग्राउंड में महारोजगार के लिए जब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी आ रहे, तो उनको वहाँ कार्यक्रम में आने के बाद अपने घर पर खाने में बुलाना, इसमें पवार साहब की क्या चाल है, ये लोगों के मन में बिल्कुल। तो अभी सवाल ये उठता है कि पवार साहब, मैं तो कहूँगा कि पवार साहब जो भी करते हैं उसमें राजनीति तो होती है। बिल्कुल, मतलब मैं यहाँ एक स्टेप आगे जाऊँगा कि वो सांस भी लेते हैं ना, तो उसमें भी राजनीति होती है। जी। तो इस मामले में उन्होंने दोनों को अपने घर पे बुलाना, खाने पे बुलाना, इससे ये उनको दिखाने की कोशिश रहेगी कि देखो बारामती में अगर किसकी चलती है तो मेरी चलती है। मैं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को अपने घर पे बुलाता हूँ। अच्छा, दूसरा ऐसा है कि वहाँ पे जाने के बाद 4 कमरे के अंदर, 4 दीवारों के अंदर क्या डिस्कशन होगा ये तो वही जानेंगे जी। और लेकिन बाहर पत्रकार है, लोग है, उल्टा सुल्टा तर्क करते रहेंगे। तो ये शरद पवार जी की, भले अंदर कोई बात होगी भी नहीं, इलेक्शन की बात भी नहीं निकलेगी, सिर्फ खाना खा के निकलेंगे, लेकिन चर्चा तो बहुत होगी। कई चर्चा ऐसी होगी, क्या मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी शरद पवार से मिले हैं, क्या अजीत पवार का बकरा बनाना चाहते हैं, क्या लोगों के मन में संभ्रम क्रिएट करना शरद पवार जी की एक बहुत पुरानी चाल है। और ये संभ्रम क्रिएट करने के लिए उन्होंने दोनों को अपने घर पे बुलाया था खाने पे। अभी ये जो गुगली था और ये ट्रैप था, मैं कहूँगा ये ट्रैप में बड़ी होशियारी से सीएम साहब भी और देवेंद्र जी ने उनको ना बोल दिया। ना बोलने के वक्त भी उन्होंने ये कहा कि व्यस्त प्रोग्राम है,
एक के पीछे एक कार्यक्रम लगे हुए हैं। और ऐसे परिस्थिति में हम इस बार तो नहीं आ सकते, लेकिन अगली बार जरूर आए जी। तो इलेक्शन के बाद अगर बुलाएंगे तो जाएंगे। अभी इलेक्शन के बाद बुलाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसीलिए हमेशा की तरह शरद पवार जी ने अपने स्वार्थ के लिए, अपनी बेटी के स्वार्थ के लिए ट्रैप लगाया था, और ट्रैप लगा कि भाई हम मेरे घर पे आप खाने पे आ जाओ। लेकिन एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र ने उस ट्रैप को आराम से कट मार के निकल गए। उन्होंने शरद पवार के ट्रैप पे ट्रैप फेल हो गया, उनकी गुगली फेल हो गई वो। और अभी ये चर्चा बंद हो जाएगी क्योंकि वो खाने पे नहीं जा रहे। अगर खाने पे जाते तो 3 दिन चर्चा चलती कि क्या हुआ होगा, क्या नहीं हुआ होगा, क्या बातें हुई, बंद कमरे में क्या बातें होगी, कहीं अंदर से सुप्रिया सुले को सपोर्ट है क्या, तो ये सब बातें ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। जैसे मैंने कहा कि शरद पवार बहुत श्रूड पॉलिटिशियन है, एक नंबर शार्प माइंड कह सकते हैं, शार्प माइंड, श्रूड पॉलिटिशियन है। और उनके अपने हर बात में कुछ ना कुछ उनका स्वार्थ और कुछ ना कुछ उनकी चाल होती है। राजनीति उनके दिमाग में हमेशा हर चीज़ में भरी हुई होती है, और उस हिसाब से उन्होंने ये ट्रैप डाला था, ट्रैप किया करने की कोशिश की थी। लेकिन बहुत अच्छी तरीके से एकनाथ जी और देवेंद्र जी ने उस ट्रैप को बाजू में रख कर वो निकल गए। खाली जी एक बात बताइए कि 2014 के बाद 2014 तक लगातार ये केंद्र में भी रहे और स्टेट में भी रहे। केंद्र में भी की जो है मंत्री पद में थे, और स्टेट में तो उप मुख्यमंत्री अजित पवार जी थे, और उनकी पूरी सत्ता थी 3 बार लगातार। लेकिन उसके बाद जिस तरह स्थिति बदली, परिस्थिति बदली महाराष्ट्र की, बीजेपी की सत्ता बनी, उसके बाद फिर भी उन्होंने जो है बीजेपी की सत्ता बनने के बाद जो इस तरह से उन्होंने गेम खेला, महाविकास आघाड़ी बनाई, और उन्होंने जिस तरह शिवसेना को फोड़ा, क्या लगता है इतना आसान था ये चीज़? ये आसान तो बिल्कुल नहीं था जी। देखो वैसे भी ट्रैप ही था ना। मैं कहूँगा कि पवार साहब ने 2019 में जी ऐसे ही ट्रैप लगाया उद्धव ठाकरे के लिए जी। और लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उद्धव ठाकरे ट्रैप में फंस गए। अगर वो ट्रैप में उद्धव ठाकरे नहीं फंसते जी तो आज का माहौल, आज का चित्र, आज का महाराष्ट्र का चित्र अलग होता। लेकिन ये शरद पवार जी के ट्रैप ये पहली बार नहीं है। पवार साहब ने ऐसे ट्रैप कई बार लगाए जी, कई बार, और बहुत लोगों को ट्रैप लगाए हुए हैं। जो खुद अपनी पार्टी में ट्रैप लगाए तो जो उनके ट्रैप में फंस गया जी वो मर गया। जो उनके ट्रैप में नहीं फंसता है और बच जाता है वो निकल जाता है। ये उनकी आदत है। देखो मैं जैसे कहता हूँ, तुम ये शरद पवार कोई साधु संत तो है नहीं। वो एक राजकीय नेता है, और राजकारण में, राजनीति में तुमको अपनी ताकत बढ़ाना, ये सब गेम करना, ये तो मतलब करना ही चाहिए, ना तो तुम्हारा अस्तित्व की लड़ाई कठिन हो जाएगी। और शरद पवार जैसे मैंने कहा कि बहुत होशियार और बहुत श्रूड पॉलिटिशियन है, और वो हर बार ऐसे किसी न किसी के लिए ट्रैप लगाते रहते हैं। आज उनका ट्रैप 2019 में उद्धव ठाकरे को था। उद्धव ठाकरे वो ट्रैप में आ गए और सरकार बनी, और आप देख रहे हैं उसके बाद क्या हालत है। वैसे ही उन्होंने एकनाथ शिंदे के लिए ट्रैप लगाया था, लेकिन एकनाथ शिंदे जी बहुत होशियार निकले। इस बार वो ट्रैप के पास भी नहीं गए, उन्होंने ट्रैप को निगलेक्ट किया और वो सेफ हो गए। अब आते हैं जरा मराठा आरक्षण वाले ट्रैप में क्या उनकी भूमिका रही, क्योंकि जिस तरह से मनोज जरांगे की स्थिति इसमें बनी हुई है, जिस तरह परिस्थिति चल रही है, उसमें तुतारी की आवाज़ आ रही है, तो इसकी आवाज़ आ रही है। सीधा ब्लेम जो है पवार साहब के ऊपर आ रहा है कि पूरी स्क्रिप्टेड जो है मराठा आरक्षण की, मनोज जरांगे की स्क्रिप्टेड पूरी तरह से बारामती से लिखी गई। ये किस तरह का ट्रैप था इसमें, और कौन इसमें फंसा इसमें? देखो क्या है कि आपने देखा होगा कि ये मराठा आरक्षण का मुद्दा कब उभरता है, जब शरद पवार सत्ता में नहीं है। हाँ, ये बात। जब शरद पवार सत्ता में है, भले भी वो उनका उप मुख्यमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या कुछ भी हो, जब पवार साहब सत्ता में नहीं है तब ये मराठा आरक्षण उभरता है। और जब पवार साहब सत्ता में है तो सब शांत, न कोई मोर्चा, न मांग, न कुछ। तो ये पहले, ये नई बात नहीं है। मराठा आरक्षण के पीछे कौन है, ये आज की बात जरांगे नहीं है। जरांगे के बहुत पहले से शरद पवार जी का, अभी वो संभाजी ब्रिगेड, वो क्या है, वही है। ये मैंने कहा ना कि शरद पवार जी का एक ये रहती है उनकी, और वैसे ये जरांगे तो आज है। लोग जरांगे के पीछे शरद पवार है, जरांगे के पीछे क्यों शरद पवार भाई?
शरद पवार तो पहले से वो मरणार, जब भी शरद पवार जी का सरकार में शामिल है तो कुछ नहीं होता। और बीजेपी की सत्ता है, शिवसेना की सत्ता है, शिवसेना का मुख्यमंत्री है, बीजेपी का मुख्यमंत्री, तो शुरू हो जाते हैं। तो ये तो उनका खेल है, ये उनकी चाल है और उस हिसाब से वो चाल करते हैं। लेकिन अभी जरांगे की बात आपने निकाली, तो अभी शरद पवार जी ने भी समझ लिया है, अभी वो जरांगे को सपोर्ट करना बंद करेंगे, ये मेरा कहना है। जरांगे, लेकिन एसआईटी जांच तो हो रही है, कुछ ना कुछ तो नाम आएगा। एसआईटी जांच होगी, वो मामला चलते रहेगा, उसमें से कुछ निकलेगा भी नहीं, या निकलेगा तो निकलेगा। लेकिन सवाल ये है कि अभी जरांगे के साथ कोई भी मतलब बड़ा नेता, मतलब जैसे कि आपने कहा कि पवार साहब का हाथ था, हाँ हाथ था, कांग्रेस का हाथ, अभी जो टोपे जी का कि जो है उनका भी हाथ था, राजेश टोपे वो थे, वो कई लोग, कई बड़े बड़े नेता। अभी हमारे सत्तारूढ़ पार्टी के नेता भी जरांगे के स्टेज के ऊपर जाकर उसके बाजू में बगल में बैठकर उसको मस्का मारते हमने देखा हुआ है ना। बिल्कुल। लेकिन अब की बात अलग है, अब जरांगे के साथ कोई भी जाने को तैयार नहीं। कुछ दिनों के बाद जरांगे ये नाम तक मीडिया और लोग भूल जाएंगे, ये मेरा कहना है, आप लिख के रखो। लोकसभा के इलेक्शन का डिक्लेरेशन होने दो, उसके बाद जरांगे आपको टीवी पर दिखेगा भी नहीं। धन्यवाद सर जी। तो हमारा चर्चा था पवार साहब के जो लंच पार्टी या जो है गुगली की, क्या इसके पीछे क्या गुगली थी, क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को जो है लंच बुलाया था, बारामती में कार्यक्रम था। हालांकि ये काले साहब ने जिस तरह से कहा कि ये ट्रैप था, और ट्रैप में जो है फंसने से जो है दोनों बच गए हैं। तो अगली गुगली क्या होगी शरद पवार के, इस पर हम आगे चर्चा करते रहेंगे। और आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या मकसद हो सकती है, आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स लिखिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद सर, धन्यवाद, जय हिंद।